मुड़े होंठ वाला आदमी। सेंट जॉर्जेस के थियोलॉजिकल कॉलेज के प्राचार्य स्वर्गीय एलियस व्हिटनी के भाई ईसा व्हिटनी को अफीम की काफी लत थी। जैसा मैं समझता हूँ, उसे यह लत किसी बेवकूफ़ी की तरंग में तब पड़ गई जब वह एक कॉलेज में था। क्योंकि जब उसने डी क्विंसी द्वारा उनके सपनों और एहसासों के वर्णन को पढ़ा, उसने उसी जैसे प्रभाव पैदा करने की कोशिश में अपने तंबाकू को अफीम में सराबोर कर लिया। उसने पाया, जैसा कई और लोगों ने पाया है, कि इस आदत को पकड़ना इससे छुटकारा पाने की तुलना में आसान है, और कई सालों तक वह इस ड्रग का गुलाम बना रहा, जो उसके दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए घृणा और दया का मिला जुला विषय था। अब वह मुझे एक बर्बाद और तबाह कुलीन आदमी की तरह पीले, विवर्ण चेहरे, निर्जीवप्राय पलकों और सुई की नोक जैसी आंख की पुतलियों के साथ कुर्सी पर बिल्कुल सिमटकर बैठा दिखाई देता है। एक रात जून 89 में मेरे घर के दरवाजे की घंटी बजी। करीब उस समय एक आदमी अपनी पहली जम्हाई लेकर घड़ी की ओर देखता है। मैं अपनी कुर्सी पर सीधा बैठ गया और मेरी पत्नी ने अपने सुई के काम को नीचे अपनी गोद में रख दिया और थोड़ा निराश चेहरा बनाया। एक मरीज होगा, उसने कहा। आपको बाहर जाना पड़ेगा। मैं कराह उठा, क्योंकि मैं एक थका दिन गुजार कर अभी अभी लौटा था। हमने दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी। जल्दबाजी में कुछ शब्द कहे गए और फिर फर्श पर तेजी से चलने की आवाज आई। हमारे खुद के दरवाजे तेजी से खुल गए और एक महिला, जिसने एक काले घूंघट के साथ काले रंग के किसी पहनावे को पहन रखा था, ने प्रवेश किया। इतनी देर रात मिलने आने के लिए आप मुझे माफ कीजिए, उसने कहना शुरू किया और अचानक खुद पर अपना आत्मसंयम खोकर वह आगे भागी और उसने अपनी बाहों को मेरी पत्नी के गले के इर्द गिर्द डाल लिया और उसके कंधे पर सिसकने लगी। ओह, मैं ऐसी मुसीबत में हूँ, वह चिल्ला पड़ी, मुझे सचमुच में थोड़ी मदद चाहिए। अरे, मेरी पत्नी ने उसका घूंघट उठाते हुए कहा, यह केट व्हिटनी है। तुमने मुझे कैसे चौंका दिया केट? जब तुम अंदर आई तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम कौन हो। मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं सीधे तुम्हारे पास आ गई। हमेशा ऐसा ही होता था। जो लोग मुश्किल में होते थे, मेरी पत्नी के पास वैसे ही आ जाते थे जैसे एक लाइट हाउस के पास परिंदे आते हैं। तुमने आकर बहुत अच्छा किया। अब तुम्हें थोड़ी शराब और पानी लेना चाहिए और यहाँ आराम से बैठना चाहिए और हमें इसके बारे में सब कुछ बताओ। क्या तुम यह चाहोगी कि मैं जेम्स को बिस्तर पर सोने के लिए भेज दूं? ओह नहीं, नहीं। मुझे डॉक्टर की भी सलाह और सहायता चाहिए, यही ईसा के बारे में है। वह 2 दिनों से घर नहीं आया है। मैं उसके लिए बहुत डरी हुई हूँ। यह पहली बार नहीं था जब उसने अपने पति की मुश्किल के बारे में हमसे कहा था, मुझसे बतौर एक डॉक्टर और मेरी पत्नी से बतौर एक पुरानी दोस्त और स्कूल की साथी। हमने उसे ऐसे शब्दों से शांत किया और सांत्वना दी, जो हमारे ख्याल में आए। क्या उसे मालूम था कि उसका पति कहाँ होगा? क्या ऐसा संभव था कि हम उसके पति को वापस उसके पास ला सकें? ऐसा लगता था कि ये संभव है। उसको पक्की जानकारी थी कि आजकल उसका पति, जब उस पर जुनून सवार हो जाता था, तो वह शहर के सबसे पूर्व में स्थित अफीम के अड्डे का इस्तेमाल करता था। अभी तक उसकी मौजमस्ती हमेशा एक दिन तक के लिए सीमित रहती थी और शाम होने पर वह गिरते पड़ते और नशे में चूर हालत में लौट आया करता था। लेकिन अब उस पर इसका प्रभाव 48 घंटों तक रहा था और निस्संदेह वह वहां बंदरगाह के बेकार हिस्से के बीच में पड़ा जहर का कश ले रहा होगा या सोकर उसके असर को दूर कर रहा होगा। केट को यकीन था कि उसका पति वहीं अपर स्वांडेम लेन में स्थित गोल्ड के बार में मिलेगा। लेकिन वह क्या करती? कैसे उस जैसी एक कम उम्र और संकोची औरत ऐसी जगह में जाती और अपने पति को उसे घेरने वाले उन मवालियों के बीच में से छुड़ा कर लाती? यही मामला था और बेशक इससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। क्या मैं उसके साथ उस जगह चल सकता हूँ? और फिर दूसरी राय यह बनी कि उसे वहां जाने की ही क्या जरूरत थी। मैं ईसा व्हिटनी का चिकित्सीय सलाहकार था और इसलिए मेरा उस पर जोर चलता था। यदि मैं अकेला रहूंगा तो मैं इसे बेहतर तरीके से संभाल सकूंगा। मैंने वचन देकर उसे भरोसा दिलाया कि मैं 2 घंटे के भीतर उसके पति को एक बग्घी में घर भिजवा दूंगा। यदि उसका पति वाकई उस पते पर है जो उसने मुझे दिया था। और इस तरह 10 मिनट में मैं अपनी आराम कुर्सी और सुखद बैठक कक्ष को अपने पीछे छोड़कर निकल चुका था और एक बग्घी में एक अजीब यात्रा, जैसी यह मुझे उस वक्त लग रही थी, पर तेजी से पूर्व दिशा में जा रहा था। हालांकि केवल भविष्य ही बता सकता था कि यह यात्रा कितनी अजीब होने वाली थी। लेकिन मेरे साहसिक कारनामे के पहले पड़ाव में कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी। लंदन ब्रिज के पूर्व में स्थित अपर स्वांडेम लेन, नदी के उत्तरी किनारे पर पंक्ति में खड़े ऊंचे घाटों के पीछे छिपी एक कुख्यात गली है।
एक स्लॉप शॉप और एक शराब की दुकान के बीच के करीब नीचे ले जाने वाली मुश्किल सीढ़ियां थीं, जो गुफा के मुहाने जैसी एक अंधेरी खाली जगह तक ले जाती थी। वहां मैंने उस अड्डे को पाया जिसकी मैं तलाश में था। मैंने अपनी बग्घी को इंतजार करने का आदेश दिया। मैं उन सीढ़ियों से नीचे गया जो शराबियों के पैरों के लगातार चलने से बीच में घिस गई थी, और दरवाजे के ऊपर रखे तेल के चिराग की झिलमिलाती रोशनी की मदद से मैंने सिटकिनी को पाया और मैंने एक लंबे, कम ऊंचाई वाले कमरे में प्रवेश किया, जो भूरे अफीम के धुएं से सघन और भरा हुआ था और जिसमें पानी वाले जहाज के फोकेसल जैसी लकड़ी की बर्थ लगी हुई थी। इस अंधेरे में देखने वाला व्यक्ति इंसानी शरीरों की धुंधली झलक पा सकता था, जो झुके हुए कंधों, मुड़े हुए घुटनों, पीछे लुढ़के सिरों और ऊपर की ओर ऊंची ठुड्डियों के साथ अजीब, असाधारण मुद्राओं में पड़े हुए थे। यहाँ वहाँ कुछ काली, बिना चमक वाली आंखें नवागंतुक की ओर घूम गई। काले सायों में से रोशनी के नन्हे लाल गोले झिलमिला रहे थे, जो कभी उज्ज्वल हो जाते और कभी मंद पड़ जाते, जैसे जैसे धातु की पाइपों के कटोरियों में जलते हुए जहर का उतार या चढ़ाव होता। ज्यादातर लोग शांत पड़े थे, लेकिन कुछ लोग खुद से बुदबुदा रहे थे और अन्य लोग अजीब, धीमी, नीरस आवाज में आपस में बात कर रहे थे। उनकी बातचीत एक झुमके की तरह होने लगती और फिर खामोशी में उतर जाती। हर कोई अपने खुद के ख्यालों को बड़बड़ा रहा था और अपने पड़ोसी की बात पर गौर नहीं कर रहा था। दूर के सिरे पर जलते हुए कोयले की छू अंगीठी थी, जिसके बगल में एक तिपाए लकड़ी के स्टूल पर एक लंबा, दुबला बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसका जबड़ा उसकी दोनों मुट्ठियों पर टिका हुआ था और उसकी कुहनियां उसके घुटनों पर टिकी हुई थी और वह आग की ओर टकटकी लगाए हुए था। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, एक पीले वर्ण का मलेशियन मेरी तरफ तेजी से एक पाइप और ड्रग देने के लिए आया और उसने मुझे एक खाली बर्थ पर बैठने का इशारा किया। आपका शुक्रिया, मैं यहाँ ठहरने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने कहा। मेरा एक दोस्त यहाँ है, मिस्टर ईसा विटनी, और मैं उससे बात करना चाहता हूँ। एक हलचल हुई और मेरे दाहिनी तरफ से एक चिल्लाहट हुई और मुझे विटनी अंधेरे में से ताकता हुआ दिखाई दिया, जो पीला पड़ा था और बदहाल हालत में बिखरे हुए बालों के साथ मेरी तरफ एकटक देख रहा था। मेरे ईश्वर, यह वॉटसन है, उसने कहा। वह ड्रग के प्रभाव से दयनीय हालत में था और उसकी हर नस थरथरा रही थी। मैंने कहा, वॉटसन, कितने बजे हैं? तकरीबन 11। कौन सा दिन है? शुक्रवार का दिन है, 19 जून। हे ईश्वर, मुझे लगा आज बुधवार है। आज बुधवार ही है। तुम मुझ जैसे आदमी को क्यों डराना चाहते हो? उसने अपने चेहरे को अपनी बाहों में धंसा लिया और एक ऊंचे स्वर के सुर में सिसकी लेने लगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, आज शुक्रवार है, दोस्त। तुम्हारी पत्नी इन 2 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें खुद पर शर्मिंदा होना चाहिए। वो मैं हूँ। लेकिन तुम बात को मिला रहे हो, वॉटसन, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ कुछ घंटों से हूँ। 3 पाइप, 4 पाइप, मैं भूल जाता हूँ मैंने कितनी ली हैं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगा। मैं केट को डराना नहीं चाहता हूँ। बेचारी केट, मुझे अपना हाथ दो। क्या तुमने बग्घी की है? हाँ, एक बग्घी मेरा इंतजार कर रही है। तो मैं उसमें जाऊंगा, लेकिन मेरा कुछ बकाया होगा। पता करो कि मेरा कितना बकाया है, वॉटसन। मैं बिल्कुल बदहाल हूँ। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं ड्रग के घृणित और सुन्न करने वाले धुएं को अपनी सांस से बाहर रखने के लिए अपनी सांस को रोककर मदहोश लोगों की दोहरी कतार के बीच के संकरे रास्ते से चलकर गया और चारों तरफ मैनेजर की तलाश करने लगा। जब मैं उस लंबे आदमी के पास से गुजरा जो अंगीठी के पास बैठा था, तो मुझे अपनी शर्ट अचानक खींची जाती महसूस हुई और एक धीमी आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे आगे से गुजरो और फिर मेरी तरफ पलट कर देखना। ये शब्द मुझे अपने कान में बिल्कुल साफ सुनाई दिए। मैंने नीचे नजर डाली। ये शब्द सिर्फ मेरे बगल वाले उस बूढ़े आदमी से आ सकते थे और फिर भी वह अब पहले की तरह ही तल्लीन लग रहा था। वह बहुत दुबला, अत्यधिक झुर्रीदार और उम्र से झुका हुआ था और उसके घुटनों के बीच में से एक अफीम की पाइप छूट रही थी, जैसे वह उसकी अंगुलियों की पूर्ण शिथिलता से गिर गई हो। मैं 2 कदम आगे गया और मैंने पलट कर देखा। मुझे अपनी हैरानी की चीख पर काबू करने में मेरा सारा आत्मसंयम लग गया। उसने अपनी पीठ घुमा ली थी, जिससे कि उसको मेरे सिवाय कोई भी नहीं देख सके। उसकी काया भर गई थी, उसकी झुर्रियां गायब हो चुकी थी, उसकी क्षीण आंखों में उनकी चमक वापस आ गई थी और वहां मुझे चौंकाते हुए जो आदमी आग के पास बैठकर दांत दिखा रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि शर्लॉक होम्स था। उसने मुझे अपने पास आने का हल्का सा इशारा किया और जैसे ही उसने अपना चेहरा अफीमची लोगों की मंडली की तरफ फिर से आधा घुमाया, वह एक बार फिर से थरथराते और ढीले होंठ वाले बुढ़ापे में चला गया। होम्स, मैं फुसफुसाया, आखिर तुम इस अड्डे में क्या कर रहे हो? तुम जितना धीमे तुमसे हो सके बोलो, उसने कहा, मेरे कान बहुत तेज हैं।
अगर तुम अपने उस धुत दोस्त से छुटकारा पाने की महान कृपा कर सको तो मुझे तुमसे थोड़ी बातचीत करने में बेहद खुशी होगी। मेरी एक बग्घी बाहर खड़ी है, तो कृपया उसे उस बग्घी में घर भेज दो। तुम उस पर बिना शंका के भरोसा कर सकते हो क्योंकि वह किसी भी खुराफात में शामिल होने के लिए बहुत ज्यादा बेदम दिख रहा है। मैं तुम्हें यह भी सलाह दूंगा कि तुम गाड़ीवान द्वारा अपनी पत्नी को एक चिट्ठी भिजवा दो कि तुम मेरे साथ अपनी मंडली में हो। अगर तुम बाहर इंतजार करोगे तो मैं 5 मिनट में तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। शर्लॉक होम्स के किसी भी अनुरोध को मना करना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि वे हमेशा इतने ज्यादा स्पष्ट होते थे और उन्हें इतने शांत मालिकाना लहजे में जाहिर किया जाता था। जो भी हो, मुझे लगा कि विटनी को बग्घी में बंद करने के बाद मेरा अभियान व्यवहारिक रूप से पूरा हो चुका था। और रहा सवाल बाकी चीजों का, तो मेरे लिए अपने दोस्त के साथ उन अनोखे कारनामों में शामिल होने से बेहतर कोई भी अन्य इच्छा नहीं हो सकती थी जो उसकी जिंदगी की आम परिस्थिति हुआ करते थे। अगले कुछ मिनटों में मैंने अपनी चिट्ठी लिखी, विटनी के बिल को चुकाया, उसे बाहर बग्घी तक पहुंचाया और उसे अंधेरे में बग्घी द्वारा ले जाए जाते देखा। बहुत थोड़े समय में अफीम के अड्डे से एक जीर्ण शीर्ण आकृति निकली और मैं शर्लॉक होम्स के साथ सड़क पर चल रहा था। 2 गलियों तक वह झुकी पीठ और एक डगमगाते पैर के साथ घसीटकर चलता रहा। फिर तेजी से इर्द गिर्द सरसरी नजर डालकर उसने खुद को सीधा कर लिया और पूरे दिल से ठहाके मारते हुए हंसने लगा। मुझे लगता है, वॉटसन, उसने कहा, कि तुम कल्पना कर रहे होगे कि मैंने अफीम के धुएं से कोकीन के इंजेक्शन को और उन सभी अन्य छोटे चुस्कों को मिलाया होगा जिनके बारे में तुमने मुझे अपनी चिकित्सकीय समझ द्वारा बताने की कृपा की है। मैं तुम्हें वहां पाकर वाकई में चकित हो गया था, लेकिन इतना नहीं जितना मैं तुम्हें वहां पाकर हो गया था। मैं एक दोस्त की तलाश में आया था, और मैं एक दुश्मन की तलाश में आया था। एक दुश्मन, हाँ, मेरे प्राकृतिक दुश्मनों में से एक, या मुझे यूं कहना चाहिए कि मेरे प्राकृतिक शिकार में से एक। थोड़े समय से, वॉटसन, मैं एक बहुत ही खास तहकीकात में जुटा हुआ हूं और मुझे उम्मीद थी कि मुझे इन निषेधियों की अनाप शनाप बकवास में कोई सुराग मिल जाएगा, जैसा मैं इससे पहले भी कर चुका हूं। यदि मुझे उस अड्डे पर पहचान लिया जाता तो मैं 1 घंटे के लिए भी अपनी जिंदगी को खरीद नहीं सकता था, क्योंकि मैं अपने मकसद के लिए इससे पहले इसका इस्तेमाल कर चुका हूं और वह कमीना लश्कर जो इसका संचालन करता है, उसने कसम खाई है कि वह मुझसे बदला जरूर लेगा। उस इमारत के पीछे पॉल घाट के किनारे के पास एक ट्रैप डोर है जो अपने अंदर काली रातों में हुई वारदातों के राज छिपाए हुए है। क्या तुम्हारा मतलब लाशों से तो नहीं है? हाँ, लाश, वॉटसन। हम अमीर आदमी हो गए होते यदि हमें हर उस अभागे आदमी के लिए 1000 पाउंड मिलते जिसका उस अड्डे पर काम तमाम किया गया है। पूरे नदी के किनारे पर यह सबसे घृणित मौत का जाल है और मुझे डर है कि नेविल सेंट क्लेयर ने इसमें प्रवेश किया और वह इससे अब कभी नहीं निकल पाएंगे। लेकिन हमारा जॉन यहीं होना चाहिए। उसने अपनी दोनों तर्जनी अंगुलियों को अपने दांतों के बीच में रखा और तीखी सीटी बजाई जो कि एक संकेत था जिसका जवाब दूरी पर से इसी जैसी एक सीटी द्वारा दिया गया, जिसके शीघ्र बाद पहियों की खड़खड़ाहट और घोड़ों की नालों की खनखनाहट सुनाई दी। अब वॉटसन, होम्स ने कहा, जैसे एक ऊंची घोड़ा गाड़ी अंधेरे में से तेजी से आई, जो बगल की लालटेनों से पीली रोशनी की 2 सुनहरी सुरंगें बना रही थी। तुम मेरे साथ चलोगे, है न? यदि मेरी जरूरत हो। हाँ, एक भरोसेमंद साथी की हमेशा जरूरत होती है, और ब्यौरा लिखने वाले आदमी की और भी ज्यादा जरूरत होती है। 10 सिडार में मेरा कमरा 2 बिस्तरों वाला है। 10 सिडार, हाँ, वह मिस्टर सेंट क्लेयर का घर है। जब तक मैं तहकीकात कर रहा हूँ, मैं वहीं ठहरा हुआ हूँ। तो वह कहाँ है? कैंट में, ली नामक जगह के पास। हमें गाड़ी से 7 मील जाना है। पर मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। वह तो है। तुम्हें धीरे धीरे सब मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पर रुको। ठीक है जॉन, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह लो अपना भाड़ा। कल मेरा रास्ता देखना, करीब 11 बजे। बाया बाया। उसने घोड़े को चाबुक मारा और हम बहुत सारी सुनसान और डरावनी सड़कों से होते हुए आखिर में एक चौड़े पुल पर पहुंचे जिसके नीचे मटमैली नदी धीरे धीरे बह रही थी। पुल के पार फिर से ईंट और पत्थरों का जंगल था, जिसका सन्नाटा तोड़ने के लिए पुलिस वालों के कदमों की चाप थी या निषेधियों के झुंड का गाना बजाना। धीरे धीरे बादल छाते जा रहे थे। उनके बीच बीच में कहीं कहीं इक्का दुक्का तारा झांक रहा था। होम्स चुपचाप ड्राइव करता रहा, अपने ख्यालों में डूबा हुआ, जबकि उसके पास बैठा मैं यह जानने को उत्सुक था कि इस नए केस का क्या किस्सा है जो शर्लॉक होम्स को इतना परेशान किए हुए है। पर मुझ में उसकी विचारधारा को तोड़ने की हिम्मत नहीं थी। हम कई किलोमीटर ड्राइव कर चुके थे और उपनगर में दाखिल होने लगे थे।
उसने कंधे झटके और पाइप सुलगाया, मानो उसने अपने को आश्वस्त कर लिया है कि वह जो कर रहा है वही सही है। तुम्हें चुप रहने का वरदान मिला हुआ है, वॉटसन, वह बोला, इसलिए तुम इतने बेशकीमती दोस्त हो। सच कहता हूँ, मेरे लिए जरूरी है कि मैं किसी से बात कर सकूं, क्योंकि मेरे खुद के विचार ज्यादा खुशनुमा नहीं होते। मैं सोच रहा था कि आज रात जब वह दरवाजा खोलेगी तो मैं उस प्यारी महिला से क्या कहूंगा। तुम भूल रहे हो कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। ली पहुंचने तक मैं तुम्हें इस केस की मोटी जानकारी दे देता हूँ। वैसे यह बड़ा आसान दिखाई पड़ रहा है, पर फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डोर तो काफी है, पर उसका सिरा मुझे नहीं मिल रहा है। अब मैं साफ साफ बताता हूँ कि पूरा माजरा क्या है, वॉटसन, और हो सकता है कि जहाँ मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है वहाँ तुमको रोशनी दिखाई पड़ जाए। तो कहो, कुछ साल पहले, यानी मई 1884 में, ली में एक शरीफ आदमी आया, जिसका नाम था नेविल सेंट क्लेयर, और जो काफी अमीर जान पड़ता था। उसने एक बड़ा सा विला खरीदा और उसके रखरखाव में खूब दिलचस्पी दिखाई। धीरे धीरे पास पड़ोस में उसकी जान पहचान बढ़ी। 1887 में उसने एक स्थानीय ठेके के मालिक की बेटी से शादी कर ली, जिससे उसके 2 बच्चे हैं। उसके पास कोई काम नहीं था, पर कुछ कंपनियों में उसे दिलचस्पी थी और रोजाना सवेरे वह शहर जाता था और हर रात करीब 5.15 केनन स्ट्रीट से लौट आता था। मिस्टर सेंट क्लेयर अब 37 साल का है और उसका चाल चलन अच्छा है। वह अच्छा पति है, अच्छा पिता है, और जो लोग उसको जानते थे सभी उससे प्यार करते हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जहां तक मेरी जानकारी है, उसके ऊपर 88 पाउंड व 10 शिलिंग का कर्ज था, जबकि उसके बैंक में 220 पाउंड जमा है। इसलिए ऐसी कोई वजह नहीं कि सोचा जाए कि वह रुपए पैसों को लेकर परेशान था। पिछले सोमवार को मिस्टर नेविल सेंट क्लेयर कुछ ज्यादा जल्दी शहर के लिए रवाना हो गया और जाने से पहले यह कह गया कि उसे बेहद जरूरी 2 काम हैं, और वह बेटे से वादा कर गया कि उसके लिए खिलौना ईंटों का डब्बा लाएगा। अब उसके जाने के बाद उसी सोमवार को इत्तेफाक से ही उसकी बीवी को तार मिला कि उसका एक कीमती पार्सल, जिसके आने की उसे उम्मीद थी, एबरडीन शिपिंग कंपनी में उसका इंतजार कर रहा है। अब तुमको अगर लंदन की जानकारी है तो तुम जानते होगे कि इस कंपनी का दफ्तर फ्रेस्नो स्ट्रीट पर है, जो अपर सवानडम लेन पर आकर खुलती है, जहां तुमने आज रात मुझे पाया था। मिसेज सेंट क्लेयर ने लंच किया, शहर गई, कुछ खरीदारी की, कंपनी के ऑफिस गई, अपना पैकेट उठाया और ठीक 4.35 पर वापस स्टेशन जाने के लिए सवानडम लेन से गुजर रही थी। अब तक की बात समझ में आ गई। सब कुछ बिल्कुल साफ है। तुम्हें याद होगा कि सोमवार का दिन काफी गर्म था और मिसेज सेंट क्लेयर धीरे धीरे चलती हुई इधर उधर देख रही थी कि शायद कोई कैब मिल जाए, क्योंकि उसे वह गली अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसे ही वह चलती जा रही थी कि अचानक उसे एक चिल्लाहट सुनाई पड़ी, और जब उसने एक दूसरी मंजिल की खिड़की से अपने पति को इशारा करते देखा तो वह ठंडी पड़ गई। खिड़की खुली हुई थी और उसने उसका चेहरा साफ तौर पर देखा था, और उसका कहना था कि वह बहुत बदहवास लग रहा था। वह घबराहट से अपना हाथ हिला रहा था और इस तरह एकदम से खिड़की से गायब हो गया, मानो उसे पीछे से किसी ने खींच लिया हो। उसकी नारी वाली तीखी नजर ने देख लिया कि वह वही गहरे रंग का कोट पहने था जिसे पहनकर वह घर से निकला था, पर न कॉलर था न टाई। उसे यकीन हो गया कि उसका पति खतरे में है और वह सीढ़ियों के नीचे दौड़ी, क्योंकि यह घर वही अफीम का अड्डा था जहां आज रात तुमने मुझे देखा था। आगे के कमरे से दौड़ते हुए वह उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगी जो पहली मंजिल को जाती थी। वहीं पर उसे वह दुष्ट लश्कर मिला जिसके बारे में तुमको बताया था, और एक डैन की मदद से उसे पीछे की ओर धक्का देते हुए सड़क पर ले आया। इसके मन में तरह तरह के डर और सवाल पैदा हो गए और वह दौड़ी। फ्रेस्नो स्ट्रीट पर इसे कई कांस्टेबल और इंस्पेक्टर मिले जो गश्त पर जा रहे थे। इंस्पेक्टर और 2 आदमी इसके साथ लौटे और लश्कर की धमकियों के बावजूद उस कमरे में पहुंचे जहां मिस्टर सेंट क्लेयर को आखिरी दफा देखा गया था। वहां उसका कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि उस पूरी मंजिल पर ही कोई नहीं मिला सिवाय एक घिनौने अपाहिज के, जिसे देखकर ऐसा लगता था वहां पर अपना घर बना रखा था। उसने और लश्कर दोनों ने यही बताया कि दोपहर के वक्त सामने वाले कमरे में कोई भी नहीं था। वे इतनी जोर से मना कर रहे थे कि इंस्पेक्टर चकरा गया और करीब मान बैठा कि मिसेज सेंट क्लेयर की निजरों को धोखा हुआ होगा, पर तभी एक चीख के साथ वह मेज पर पड़े डब्बे की ओर लपकी और का ढक्कन खोल दिया। उसमें से खिलौना ईंटों का ढेर गिरा। यह वह खिलौना था जिसे घर लाने का उसने वादा किया था। इस खोज और अपाहिज की बौखलाहट ने इंस्पेक्टर को महसूस करा दिया कि मामला गंभीर है। कमरे की बारीकी से छानबीन की गई और यह जाहिर हो गया कि यहाँ कोई घिनौना कांड हुआ है।
आगे के कमरे को बैठक की तरह सजाया गया था और उसके भीतर एक छोटा सा बेडरूम था जो एक घाट पर खुलता था। घाट और बेडरूम की खिड़की के बीच एक संकरी जगह है जो भाटा के वक्त सूखी रहती है, पर ज्वार में कम से कम 1.25 मीटर पानी से भर जाती है। बेडरूम की खिड़की चौड़ी है और नीचे से खुली हुई। देखने पर खिड़की की चौखट पर खून के धब्बे मिले और कुछ धब्बे बेडरूम के लकड़ी के फर्श पर भी दिखाई दे रहे थे। सामने वाले कमरे में पर्दे के पीछे मिस्टर नेविल सेंट क्लेयर के सारे कपड़े ठुनसे हुए थे। उसके कोट के अलावा उसके बूट, मोजे, हैट और घड़ी सब कुछ वहीं था। इन कपड़ों पर हिंसा का कोई निशान नहीं था और न ही मिस्टर नेविल सेंट क्लेयर का ही कोई निशान था। वह खिड़की के बाहर ही गया होगा, क्योंकि बाहर निकलने का और कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था और खिड़की की चौखट पर लगे खून के धब्बे यह दिलासा भी नहीं दे पा रहे थे कि उसने तैरकर अपने को बचा लिया होगा, क्योंकि हादसे के वक्त ज्वार अपने पूरे उफान पर था। और अब उन लोगों के बारे में बताता हूँ जो गुनाहगार होने का शक पैदा कर रहे थे। लश्कर के बारे में आम जानकारी थी कि वह शातिर बदमाश है, पर मिसेज सेंट क्लेयर की कहानी के हिसाब से उसके पति के खिड़की पर नजर आने के कुछ ही पलों के अंदर वह सीढ़ियों के नीचे खड़ा मिला था। इसलिए गुनाह उसने नहीं किया होगा, बस गुनाह को अंजाम देने में मदद दी होगी। वह कह रहा था कि उसको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। उसने कहा कि उसको ह्यूबून के बारे में कुछ भी नहीं मालूम और नहीं वह यह बता सकता है कि गुमशुदा आदमी के कपड़े वहां कैसे आए। इतना तो था लश्कर के बारे में। अब उस घिनौने अपाहिज के बारे में सुनो जो अफीम के अड्डे की दूसरी मंजिल पर रहता है और जो शर्तिया उस दिन आखिरी इंसान होगा जिसने नेविल सेंट क्लेयर को जिंदा देखा था। उसका नाम ह्यूबून है। उसका घिनौना चेहरा हर उस शख्स के लिए जाना पहचाना था जो अक्सर शहर जाता रहता था। वह पेशे से भिखारी है, हालांकि पुलिस से बचने के लिए वह मोम के खिलौने बेचने का ढूंढ करता है। तुमने देखा होगा कि थ्रेडनीडल स्ट्रीट पर थोड़ा आगे बढ़ने पर बाईं ओर दीवार में एक कोण है। यहीं पर यह रोजाना बैठा करता है, आलती पालती मारकर गोद में कुछ एक माच से पड़ी हुई, और क्योंकि वह रहम के काबिल नजर आता है उसके चीकट चमड़े के कैप में भीख की बौछार गिरती रहती है। उसको मैंने एक से ज्यादा बार देखा है और उसको जानने से पहले भी मैं ताज्जुब करता था कि इतने कम समय में ही उसने इतना पैसा कमा लिया है। वह देखने में इतना अलग है कि कोई भी उस पर गौर किए बगैर नहीं जा सकता। नारंगी बाल, पीला चेहरा जिस पर भयानक सा जख्म है जो उसके ऊपरी होंठ को टेढ़ा कर देता है, लटकी हुई ठोड़ी और पैनी काली आंखें जो उसके बालों के रंग से कतई मेल नहीं खाती। इन वजहों से वह बाकी भिखारियों की भीड़ में अलग दिखाई पड़ता है और उसकी अक्ल भी सबसे तेज है, क्योंकि राहगीरों द्वारा फेंके गए किसी भी फिक्रे का वह मुंहतोड़ जवाब देता है। यही वह आदमी है जो अफीम के अड्डे में रहता है और वही आखिर वह शख्स भी था जिसने गुमशुदा व्यक्ति को देखा था। पर अपाहिज, मैंने कहा, वह एक ताकतवर स्वस्थ आदमी के साथ अकेले ही क्या कर सकता था। वह अपाहिज ऐसे है कि वह लंगड़ा है, पर दूसरे अर्थ में वह ताकतवर और पुष्ट है। तुम्हारा मेडिकल अनुभव जरूर यह बताएगा कि एक अंग में कमजोरी होने पर दूसरे अंग और भी ताकतवर हो जाते हैं। तुम अपनी कहानी सुनाते जाओ। खिड़की पर खून के धब्बे देखने पर मिसेज सेंट क्लेयर बेहोश हो गई थी और पुलिस उसे कैब में घर ले गई थी, क्योंकि उसकी उपस्थिति में उनकी छानबीन में अड़चन ही आती। इंस्पेक्टर बार्टन, जिसके पास यह केस था, ने बड़ी बारीकी से पूरा इलाका छाना, पर उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जो इस मामले पर रोशनी डालता। एक गलती यह हो गई कि बून को फौरन गिरफ्तार नहीं किया गया और उसको अपने दोस्त लश्कर से बात करने के लिए कुछ मिनटों का समय मिल गया, पर इस गलती को फौरन सुधार लिया गया और उसे गिरफ्तार कर उसकी तलाशी ली गई, पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उसका गुनाह साबित कर सके। यह सच है कि उसकी दाएं आस्तीन पर खून के धब्बे थे, पर उसने अपनी अंगुली दिखाई जो नाखून के पास कट गई थी और उसने बताया कि खून वहीं से आया था और यह कि कुछ ही देर पहले वह खिड़की पर खड़ा था और जो धब्बे वहां पर देखे गए हैं वे उसी की अंगुली के खून के हैं। उसने जोर शोर से इनकार किया कि उसने कभी मिस्टर नेविल सेंट क्लेयर को देखा है। उसने बार बार यही कहा कि उसके कमरे में उसके कपड़ों की मौजूदगी उसके लिए भी उतनी ही रहस्यमय है जितना पुलिस के लिए है। मिसेज सेंट क्लेयर का यह दावा कि उसने वास्तव में अपने पति को खिड़की पर देखा था, उसने यह कहकर टाल दिया कि या तो वह पागल है या सपना देख रही थी। उसके विरोध करने पर भी उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जबकि इंस्पेक्टर इस उम्मीद में वहीं रहा कि शायद भाटा के समय कोई सुराग हाथ लग जाए। और सुराग मिला, पर घाट पर वह सुराग नहीं मिला जिसका इनको डर था। वहां पर मिस्टर सेंट क्लेयर का कोट मिला, मिस्टर सेंट क्लेयर नहीं। और तुम क्या समझते हो कि उस कोट की जेब में क्या था? मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम समझ सकोगे।
हर जेब में रेजगारी भरी हुई थी, 421 पेनी और 270 हाफ पेनी, इसलिए कोट पानी के साथ बह नहीं पाया, पर इंसान का शरीर दूसरी बात है। घाट और घर के बीच एक भयंकर भंवर था। ऐसा लगता है कि भारी कोट खींचकर बाहर आ गया और बाकी शरीर को नदी ने ले लिया। पर मेरी समझ में तो बाकी कपड़े कमरे में मिले थे। क्या कोई सिर्फ कोट में बाहर जाएगा? मान लो कि इस आदमी बून ने नेविल सेंट क्लेयर को खिड़की के बाहर फेंका होगा, तो किसी भी इंसान की नज़र ने यह दृश्य नहीं देखा होगा। फिर वह क्या करेगा? फिर उसे फौरन सूझेगा कि उसके कपड़े छिपा दें। फिर वह कोट लेकर फेंकने ही वाला होगा कि उसे याद आएगा कि कोट डूबेगा नहीं, तैरेगा। उसके पास वक्त बहुत कम है क्योंकि उसने नीचे धक्का मुक्की होती सुन ली है। जब पत्नी जबरदस्ती ऊपर आने की जिद कर रही थी और उसे लश्कर के गिरोह ने जानकारी दे दी थी कि पुलिस आने ही वाली है। एक पल भी नहीं खोना है। वह अपने गुप्त खजाने में जाता है, जहां उसने अपनी रेजगारी जमा की हुई है, और वह ज्यादा से ज्यादा सिक्के जेब में भर देता है कि कोट डूब जाए। वह कोट बाहर फेंक देता है और बाकी कपड़े भी फेंक देता। पर उसे नीचे से कदमों की आहट आती सुनाई दी और उसने खिड़की बंद ही की थी कि पुलिस आ गई। यह संभव लग रहा है। खैर, अभी हमको इसी अंदाजे को लेकर चलना होगा। जैसा मैंने पहले बताया था, ह्यू बून गिरफ्तार हो गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया, पर यह सबूत नहीं मिल सका कि उसके खिलाफ पहले भी कोई रिपोर्ट लिखाई गई है। उसे बरसों से पेशेवर भिखारी के तौर पर जाना जाता है, पर उसकी जिंदगी शांत और बेगुनाह रही है। अब मामला यहीं पर अटका है और जो सवाल सुझाने हैं वे ये कि नेविल सेंट क्लेयर अफीम के अड्डे पर क्या कर रहा था, उसके साथ क्या हुआ, अब वह कहाँ है और उसके गायब होने में ह्यू बून का कितना हाथ था। मैं मानता हूं कि अपनी याददाश्त में मुझे ऐसा कोई भी केस नहीं मिला है जो पहली नज़र में इतना आसान नजर आए, पर जो इतनी मुश्किलें पैदा करे। उद्धरण चिन्ह। शर्लॉक होम्स जिस वक्त ये सारी बातें बता रहा था, उस वक्त हम उस विशाल नगर के बाहर निकल आए थे और बचे खुचे घर भी पीछे छूटते जा रहे थे और अब सड़क के दोनों तरफ झाड़ियां ही थी। जब वह चुप हुआ तो हम दो गांवों के बीच से गुजरे, जहां कुछ खिड़कियों से रोशनी अब भी टिमटिमा रही थी। हम ली के बाहरी इलाके में हैं, मेरा दोस्त बोला। हमने 3 इंग्लिश काउंटी पार की है, मिडलसेक्स से शुरू होकर सरे का एक कोण पार किया और अब कैंट में आ पहुंचे हैं। पेड़ों के बीच से वह रोशनी देख रहे हो, वह दी सिडार्थ से आ रही है और उस लालटेन के पास एक महिला बैठी है, जिसके बेताब कानों ने हमारे घोड़ों के टापों की आवाज सुन ली है। पर तुम बेकर स्ट्रीट से अपनी छानबीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने पूछा। क्योंकि बहुत सी छानबीन यहीं पर करनी है। मिसेज सेंट क्लेयर ने कृपा करके मुझे 2 कमरे दे दिए हैं और तुम निश्चिंत रहो कि वह मेरे दोस्त और सहयोगी का भी स्वागत ही करेगी। वॉटसन, मैं उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उसके पति की कोई खबर नहीं है। लो, हम पहुंच गए। वो हम एक विशाल विला के सामने खड़े थे। एक साइस घोड़ों के पास आ चुका था। उछलकर गाड़ी से उतरने के बाद मैं होम्स के पीछे पीछे घर के दरवाजे तक गया। हमारे पहुंचते ही दरवाजा खुल गया और हल्के रंग के बालों वाली एक युवती गुलाबी ड्रेस पहने हमारे सामने खड़ी थी। उसका एक हाथ दरवाजे पर था, दूसरा उत्सुकता से उठा हुआ, शरीर हल्का सा झुका, सिर और चेहरा आगे की ओर बढ़ा, आंखें उत्सुक और होंठ खुले हुए जीता जागता सवाल बनी हुई। कहो, वह बोली, कहो। और फिर यह देख कि हम 2 हैं, वह उम्मीद से चिल्लाई, जो तुरंत ही निराशा में बदल गई जब उसने देखा कि मेरे दोस्त ने सिर हिला दिया और कंधे भी उचका दिए। कोई अच्छी खबर नहीं। नहीं, कोई खराब खबर नहीं। नहीं, शुक्र है। पर अंदर आ जाओ, तुम थक गए होगे। आज तुमको बहुत काम करना पड़ा है। यह मेरा दोस्त है, डॉक्टर वाटसन। मेरे कई अहम कामों में इसने मुझे जरूरी मदद की है और इस छानबीन के दौरान भी यह मुझे मिल गया। उद्धरण चिन्ह। तुमको देखकर मुझे खुशी हुई है। गर्मजोशी से मेरा हाथ दबाते हुए वह बोली, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इंतजामात की खामियां को तुम माफ कर दोगे, क्योंकि हम पर यह मुसीबत अचानक आ पड़ी है। माय डियर मैडम, मैंने कहा, मैं पुराना खानाबदोश हूँ और अगर नहीं भी होता तो भी मैं देख सकता हूँ कि तुमको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी होगी अगर मैं किसी भी तरह तुम्हारी या अपने दोस्त की मदद कर सकूं। अब मिस्टर शर्लॉक होम्स, एक रोशनीदार डाइनिंग रूम में हम सब के अंदर जाते समय वह युवती बोली, मेज पर खाना लगा था। मैं तुमसे 1 या 2 सीधे सवाल करना चाहती हूँ, जिसका प्लीज मुझे सीधा जवाब देना। बिल्कुल मैडम। यह मत सोचना कि मुझे कैसा लगेगा। मैं आसानी से आपा नहीं खोती, न बेहोश होती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी सच्ची सच्ची राय जानना चाहती हूँ। किस बात पर? अपने दिल ही दिल में। क्या तुम सोचते हो कि नेविल जिंदा है? शर्लॉक होम्स इस सवाल पर शर्मिंदा सा लगा। साफ साफ बोलो।
कालीन पर खड़ी हुई वह तीखी नजरों से उसे देख रही थी। वह अपनी बेत की कुर्सी में धंसा हुआ था। तो फिर सच कहूं मैडम, मुझे नहीं लगता। तुम समझते हो वह मर गया। हाँ, उसे मार डाला गया। मैं यह नहीं कह रहा, पर शायद। और वह किस दिन मरा? सोमवार को। उद्धरण चिन्ह। तो फिर मिस्टर होम्स, क्या तुम समझा सकते हो कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि आज मुझे उसकी चिट्ठी मिली है? शर्लॉक होम्स उछलकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, मानो उसे बिजली का करंट लगा हो। क्या? वह दहाड़ा। हाँ, आज। वह मुस्कुराती हुई खड़ी थी, हवा में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लहराती हुई। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? बिल्कुल। उसने बेसब्री से उसके हाथ से कागज ले लिया और मेज पर बिछाते हुए उसने लैंप खिसकाया और गौर से उसे देखा। मैं अपनी कुर्सी छोड़ चुका था और उसके कंधे से झांक रहा था। लिफाफा बड़ा बदरंग था और उस पर ग्रेवसेंट पोर्टमार्क का ठप्पा था और उस पर उसी दिन की तारीख थी, या बल्कि पिछले दिन की, क्योंकि अब आधी रात बीत चुकी थी। खराब लिखावट। होम्स बुदबुदाया। मैडम, यह तुम्हारे पति की लिखावट बिल्कुल नहीं हो सकती। उद्धरण चिन्ह। नहीं, पर इसके साथ जो यह संलग्न है, वह मेरे पति का ही है। मैं यह भी देख रहा हूँ कि जिसने भी लिफाफे पर पता लिखा है, उसे पता ढूंढने जाना पड़ा था। उद्धरण चिन्ह। यह कैसे कह सकते हो? देखो, यहाँ नाम तो बिल्कुल काली स्याही से लिखा था, जो अपने आप ही सूख गई थी। बाकी पता सलेटी रंग में है, जो दिखाता है कि सूखने के कागज का इस्तेमाल किया गया है। अगर सब कुछ एक बार में लिखा गया होता और एक साथ सोखा गया होता तो गहरे काले रंग में कुछ भी नहीं होता। इस आदमी ने नाम लिखा और कुछ ठहरकर उसने पता लिखा, जिसका यही मतलब हो सकता है कि उसे पता मालूम नहीं था। यह छोटी सी बात ही है, पर ये छोटी छोटी बातें ही सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। अब चिट्ठी देखते हैं। हाँ, इसमें कुछ रखा है। हाँ, यह अंगूठी है। उसकी मुहर लगी अंगूठी। और तुमको यकीन है कि यह तुम्हारे पति की लिखावट है? उसकी एक लिखावट। यह उसकी जल्दबाजी वाली लिखावट है। यह उसकी आम लिखावट से फर्क है, पर मैं इसे पहचानती हूँ। डियर, डरो मत। सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, जिसे सुधारने में कुछ वक्त लग जाएगा। सब्र से इंतजार करो। नेविल। पेंसिल से किसी किताब के खाली पन्ने पर लिखा हुआ। आज ही ग्रेवसेंट से पोस्ट किया हुआ, गंदे अंगूठी वाले किसी शख्स द्वारा। उद्धरण चिन्ह। हाँ, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तंबाकू खाने वाले किसी शख्स ने इसको चिपकाया है। तुमको कोई भी शक नहीं है कि यह तुम्हारे पति की ही लिखावट है? बिल्कुल नहीं। नेविल ने ही ये शब्द लिखे हैं। और इसको आज पोस्ट किया गया है ग्रेवसेंट से। मिसेज सेंट क्लेयर, बादल शायद छंट जाए, हालांकि मैं यह नहीं कहता कि खतरा टल गया है। पर वह जिंदा ही होगा, मिस्टर होम्स। अगर यह चालाकी से हमें गलत दिशा में भेजने की साजिश न हो तो। अंगूठी से ज्यादा साबित नहीं होता। वह उससे छीनी भी जा सकती है। नहीं, यह उसकी अपनी लिखावट ही है। ठीक है, हो सकता है कि यह सोमवार को लिखा गया हो, पर आज ही पोस्ट किया गया हो। यह हो सकता है। अगर ऐसा है तो बीच में बहुत कुछ हुआ हो सकता है। ओह, तुम मुझे निराश मत करो, मिस्टर होम्स। मैं जानती हूँ कि उसके साथ सब कुछ ठीक ठाक है। हमारे बीच में इतना प्यार है कि अगर उस पर कोई मुसीबत आए तो मैं जान जाऊंगी। जिस दिन मैंने उसे आखिरी बार देखा था, उसने बेडरूम में अपने को चोट लगाई थी और फिर भी डाइनिंग रूम से मैं दौड़ती हुई ऊपर गई, क्योंकि मुझे पक्का मालूम था कि कुछ बुरा हुआ है। क्या तुम सोचते हो कि मुझे इतनी सी बात तो मालूम पड़ गई, पर उसकी मौत के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा? मैंने काफी दुनिया देखी है, इसलिए जानता हूँ कि स्त्री के आभास के आगे तर्क अक्सर गलत साबित हो जाते हैं, और इस चिट्ठी से तुम्हारी बात में सच्चाई नजर आती है। पर अगर तुम्हारा पति जिंदा है और चिट्ठी लिख सकता है, तो वह तुमसे दूर क्यों रहेगा? मैं सोच भी नहीं सकती। और सोमवार को घर से जाते वक्त उसने कुछ नहीं कहा? नहीं। और सवानडम लेन में उसे देखने पर तुमको ताज्जुब हुआ था? बहुत ज्यादा। क्या खिड़की खुली हुई थी? हाँ। उद्धरण चिन्ह। तो उसने तुमको पुकारा होगा। हो सकता है, पर जहां तक मैं समझ रहा हूँ, उसने धीरे से ही पुकारा था। हाँ, तुमने सोचा कि यह मदद के लिए गुहार है। हाँ, उसने हाथ हिलाए थे। पर वह चौंककर निकली पुकार भी हो सकती है। तुमको अचानक वहां देखकर उसने हाथ लहरा दिए होंगे। हो सकता है। और तुमको लगा कि किसी ने उसे पीछे से खींच लिया। वह इतनी जल्दी जो गायब हो गया। नहीं, पर वह खौफनाक आदमी कबूल रहा था कि वह वहीं था और लश्कर सीढ़ियों के नीचे खड़ा था। बिल्कुल। तुम्हारा पति, जहां तक तुम देख सकी, ने साधारण कपड़े पहने हुए थे। पर न कॉलर था, न टाई। मैंने उसका नंगा गला साफ देखा था।
क्या उसने कभी सवानडम लेन का जिक्र किया था? कभी नहीं। क्या उसने कभी भी अफीम खाने के आसार दिखाए थे? कभी नहीं। शुक्रिया, मिसेज सेंट क्लेयर। मुझे इन्हीं बातों की साफ जानकारी लेनी थी। अब हम थोड़ा सा खाना खाकर सोने चले जाएंगे क्योंकि हमारे लिए कल का दिन बड़ा व्यस्त हो सकता है। हमको एक बड़ा और आरामदेह बेडरूम दिया गया था और मैं जल्दी ही आराम करने लगा क्योंकि मैं बहुत थक चुका था। पर शर्लॉक होम्स उन लोगों में था जो अनसुलझा केस हाथ में होने पर कई कई दिनों तक लगातार बगैर आराम किए रह सकता था। वह सारे तथ्यों को मन ही मन दोहराता, उस पर हर तरीके से गौर करता जब तक उसे सारा माजरा समझ में नहीं आ जाता। मुझे जल्दी ही समझ में आ गया कि वह सारी रात सोच विचार करने की तैयारी कर रहा था। उसने अपना कोट और वेस्ट कोट उतारा, एक बड़ा नीला ड्रेसिंग गाउन पहना और फिर अपने कमरे से तकिए इकट्ठे किए, पलंग, सोफा और आराम कुर्सी से कुशन लिए। इनसे उसने एक दीवान सा बनाया जिस पर वह आलती पालती मारकर बैठ गया। अपने सामने उसने तंबाकू का ढेर और माचिस की डब्बी भी रख ली। लैंप की धीमी रोशनी में मैंने उसे देखा, होंठों पर पाइप लगा हुआ, आंखें छत के एक कोने पर टिकी हुई, नीला धुआं ऊपर जाता हुआ, चुपचाप, बगैर हिले डुले, और उसके तीखे नैनिक्शों पर लाइट चमक रही थी। जब मैं नींद में डूबा उस वक्त वह ऐसे ही बैठा था और मेरी नींद उसकी आवाज से खुली। मैंने देखा कि गर्मी की धूप अपार्टमेंट में आ रही है। पाइप अभी भी उसके होठों से लटका हुआ था, धुआं अब भी ऊपर जा रहा था और कमरे में तंबाकू का धुंधलका था। पर तंबाकू का ढेर जो मैंने पिछली रात देखा था अब नहीं था। जाग गए, वॉटसन? उसने पूछा। हाँ, मॉर्निंग ड्राइव पर चलोगे? बिल्कुल। तो फिर कपड़े पहन लो। अभी कोई भी नहीं उठा है, पर मैं जानता हूँ कि साइज कहाँ पर होगा और हम जल्दी ही राज खोल लेंगे। यह कहते हुए वह धीरे धीरे हंसा, उसकी आंखों में चमक आ गई और पिछली रात वाले गंभीर इंसान से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। कपड़े पहनते वक्त मैंने घड़ी की ओर देखा। ताज्जुब नहीं कि अभी कोई भी नहीं जागा था। अभी 4:25 ही हुए थे। मैं तैयार हो चुका ही था कि होम्स यह बताने आया कि साइस घोड़े को तैयार कर रहा है। मैं अपने एक अनुमान को परखना चाहता हूँ। अपने बूट पहनते हुए वह बोला, मैं सोचता हूँ, वाटसन, कि इस वक्त तुम यूरोप के सबसे बड़े बेवकूफ के सामने खड़े हुए हो। मुझे तो पीटा जाना चाहिए, पर मुझे लगता है कि गुत्थी की चाबी मिल गई है। और वह कहाँ है? मुस्कुराते हुए मैंने पूछा। बाथरूम में, उसने जवाब दिया। ओह हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे चेहरे पर अविश्वास देखकर वह बोला, मैं अभी अभी वहां गया था और मैंने वह चाबी ले ली है जो इस राज को खोलेगी। वह मेरे इस ग्लैडस्टोन बैग में है। चलो चलो भई, और हम देखेंगे कि यह चाबी गुत्थी के ताले में लगती है या नहीं। हम बिल्कुल चुपचाप नीचे गए और वहां से सुबह की तेज धूप में आ गए। सड़क पर हमारा घोड़ा और गाड़ी तैयार खड़े थे। आधे कपड़े पहने साइस हमारा इंतजार कर रहा था। हम दोनों उसमें बैठ गए और लंदन शहर में सब्जी ले जाने वाली कुछ बैलगाड़ियों ने चलने की तैयारी शुरू कर दी थी, पर सड़क के दोनों ओर खड़ी आलीशान कोठियां अब भी शांत थीं, मानो सपनों में खोया कोई शहर। कई मानों में यह केस अपने में अनोखा है। घोड़े की रफ्तार तेज करते हुए होम्स ने कहा, मैं मानता हूं कि मैं छछूंदर की तरह अंधा बना हुआ था, पर चलो, देर से ही सही, अक्ल तो आई। उद्धरण चिन्ह। शहर में जल्दी उठने वाले अपनी अपनी खिड़कियों से झांकने लगे थे। वॉटरलू ब्रिज रोड से गुजरकर हमने नदी पार की, फिर वेलिंगटन स्ट्रीट से होते हुए दाईं ओर मुड़े और बो स्ट्रीट पहुंच गए। शर्लॉक होम्स को पुलिस वाले अच्छी तरह जानते थे और दरवाजे पर खड़े दोनों कांस्टेबलों ने उसको सैल्यूट किया। एक ने घोड़े को पकड़ा और दूसरा हमें अंदर ले गया। ड्यूटी पर कौन है? होम्स ने पूछा। इंस्पेक्टर ब्रेडस्ट्रीट सर। आह, ब्रेडस्ट्रीट कैसे हो? एक लंबा तगड़ा अफसर कैप और जैकेट पहने वहां आ चुका था। मैं अकेले में तुमसे बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल मिस्टर होम्स, यहाँ पर मेरे कमरे में आ जाएं। वह एक छोटा सा ऑफिसनुमा कमरा था। टेबल पर एक बड़ा रजिस्टर पड़ा था और दीवार पर एक टेलीफोन टंगा था। इंस्पेक्टर अपनी मेज के पास बैठ गया। तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मिस्टर होम्स? उद्धरण चिन्ह। मैं बून नाम के भिखारी के बारे में पता करने आया हूँ, जोली निवासी मिस्टर सेंट क्लेयर की गुमशुदगी के मामले में आरोपी है। हाँ, उसे यहाँ लाया गया था और आगे की छानबीन तक हिरासत में है। यह मैंने भी सुना था। क्या वह यहीं है, कोठरी में? क्या वह शांत है? ओह, वह बिल्कुल परेशान नहीं करता, पर वह बेहद गंदा है। गंदा? हाँ, उसके हाथ और चेहरा एकदम चीकट और काले हो रहे हैं। एक बार यह केस सुलझ जाए तो यह जेल में ढंग से नहलाया जाएगा और मैं सोचता हूँ अगर तुम उसको देखोगे तो मेरी बात से सहमत होगे। मैं उसको जरूर देखना चाहता हूँ। अच्छा, यह तो आसान है। चलो,
अपना बैग यहीं छोड़ सकते हो। नहीं, मैं इसे अपने साथ ही ले जाना चाहूंगा। वेरी गुड, इस रास्ते से आ जाओ। वह हमें एक गलियारे से ले गया, एक दरवाजा खोला, फिर घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हमें चूना लगे गलियारे में ले गया जिसके दोनों ओर दरवाजों की कतारी थी। दाएं से तीसरा दरवाजा उसका है, इंस्पेक्टर ने कहा। यह रहा। दरवाजे के ऊपरी ओर लगे पैनल को उठाते हुए उसने अंदर देखा। वह सो रहा है, वह बोला। तुम उसे बहुत अच्छी तरह देख सकते हो। हम दोनों ने उस पर आंखें टिका दी। कैदी हमारी ओर मुंह किए सो रहा था। वह गहरी नींद में था और धीमी धीमी भारी सांसें ले रहा था। वह औसत कद का आदमी था, कपड़े उसके पेशे के अनुकूल थे और उसके फटे हुए कोट के बीच से एक रंगीन शर्ट झांक रही थी। जैसा इंस्पेक्टर ने कहा था, वह बेहद गंदा था, पर उसके चेहरे पर लगी गंदगी उसका भद्दापन नहीं छिपा पा रही थी। किसी पुराने जख्म का गहरा निशान उसकी आंख से लेकर ठोड़ी तक बना हुआ था और उसकी सिकुड़न की वजह से ऊपरी होंठ का एक हिस्सा मुड़ गया था जिससे उसके 3 दांत हमेशा गुर्राते से नजर आते थे। उसके माथे और आंखों पर चटक लाल बाल बिखरे थे। उद्धरण चिन्ह। यह बड़ा सुंदर है न? इंस्पेक्टर ने व्यंग्य करते हुए कहा। इसे वाकई नहाने की बहुत जरूरत है, होम्स ने कहा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था और इसलिए मैं इसका सारा इंतजाम कर लाया हूँ। बोलते बोलते उसने अपना ग्लैडस्टोन बैग खोला और मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि उसने उसमें से एक बड़ा सा नहाने का स्पंज निकाल लिया। अरे, तुम बड़े दिलचस्प हो। इंस्पेक्टर हंसा। अब चुपचाप यह दरवाजा खोलो और जल्दी ही हम उसे संभ्रांत बना देंगे। क्यों नहीं, इंस्पेक्टर ने कहा। बो स्ट्रीट की कोठरी में यह धब्बा है न? उसने ताले में चाबी डाली और हम सब दबे कदमों से अंदर पहुंचे। सोने वाले ने करवट ली और फिर गहरी नींद में सो गया। होम्स पानी के जग पर झुका अपना स्पंज भिगोया और अच्छी तरह कैदी के चेहरे पर मल दिया। आइए, इनसे परिचय करा दूं तुम सबका। यह है मिस्टर नेविल सेंट क्लेयर, केंट काउंटी के लिए शहर का निवासी। मैंने जिंदगी में पहले कभी भी ऐसा नजारा नहीं देखा था। स्पंज के नीचे उस आदमी के चेहरे की परतें उखड़ रही थी, मानो किसी पेड़ का तना हो। चेहरे से सारी कालिमा दूर हो गई थी। वह भद्दा निशान भी जा चुका था, जिसने उसके होंठ को टेढ़ा कर उसके चेहरे को भद्दा बना दिया था। एक झटके के साथ उलझे हुए लाल बाल हाथ में आ गए और वहां अपने बिस्तर पर बैठा हुआ दिखाई दिया एक उदास, शरीफ सा लगने वाला युवक जिसके बाल काले थे और त्वचा चिकनी। वह आंखें मलता हुआ नींद भरी आंखों से बदहवास सा इधर उधर देख रहा था। फिर अचानक जैसे ही उसे सारी बात समझ में आई, वह चीख उठा और तकिए में सिर छिपाकर पड़ गया। अरे, इंस्पेक्टर ने कहा, यही तो गुमशुदा आदमी है, मैं इसे फोटो से पहचानता हूँ। कैदी ने ऐसे देखा मानो उसने अपने को उनके हवाले छोड़ दिया हो। तो ठीक है, वह बोला। और मुझे यह तो बता दो कि मुझ पर इल्जाम क्या है। तुमने मिस्टर नेविल सेंट क्लेयर को नहीं, पर तुम पर यह इल्जाम नहीं लगाया जा सकता जब तक तुम्हारे ऊपर आत्महत्या की कोशिश का आरोप न हो। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा। मैं 27 साल से पुलिस में नौकरी कर रहा हूँ, पर यह केस सबसे अजब है। अगर मैं मिस्टर नेविल सेंट क्लेयर हूँ तो जाहिर है कि कोई अपराध हुआ ही नहीं है, इसलिए मुझे हिरासत में रखना गैरकानूनी है। गुनाह नहीं, पर बहुत बड़ी गलती की गई है। होम्स ने कहा। तुमको अपनी बीवी का ख्याल करना चाहिए था। बीवी नहीं, यह मैंने बच्चों की खातिर किया था। कैदी बोला। मैं नहीं चाहता कि उनको अपने पिता की वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़े। मेरा राज खुल गया और वह भी इस ढंग से। मैं क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। शर्लॉक होम्स उसके साथ बिस्तर पर बैठ गया और प्यार से उसके कंधे थपथपाए। अगर तुम अदालत में जाकर अपने को बेगुनाह साबित करना चाहते हो तो बात खुल जाएगी। दूसरी ओर, अगर तुम पुलिस को समझा सको कि तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं बनता, तो मुझे नहीं लगता कि यह बात अखबारों तक पहुंचेगी। इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट सब कुछ दर्ज कर लेगा जो तुम बताओगे और इस तरह केस कभी भी अदालत में नहीं जाएगा। कैदी उत्तेजना से चिल्लाया। मैं कैद सह लेता, सूली पर टंग जाता, पर अपना यह गंदा राज अपने बच्चों पर जाहिर नहीं होने देना चाहता। यह कहानी सुनने वाले सबसे पहले शख्स तुम ही हो। मेरा पिता चेस्टरफील्ड में स्कूल मास्टर था, जहां मुझे बड़ी अच्छी शिक्षा मिली। मैं अपनी जवानी में खूब घूमा, स्टेज पर काम किया और आखिर में लंदन की एक मैगजीन में पत्रकार बन गया। एक दिन मेरे संपादक ने कहा कि शहर में भीख मांगने वालों पर लेख लिखूं और मैंने हाँ कर दी। यहीं से मेरी कहानी शुरू हुई। खुद भीख मांगने का नाटक करके ही मैं लेखों के लिए तथ्य इकट्ठे कर सकता था। जब मैं एक्टर था तो मैंने मेकअप का हुनर अच्छी तरह सीख लिया था और सभी मेरी तारीफ करते थे। मैंने इस हुनर का फायदा उठाया।
मैंने अपना चेहरा पेंट किया और अपने को ज्यादा से ज्यादा दयनीय बनाने के लिए मैंने चोट का निशान बनाया और खाल के रंग के प्लास्टर की मदद से होंठ का एक कोना टेढ़ा कर लिया। फिर लाल रंग के बाल और गंदे कपड़े पहनकर मैं शहर के सबसे व्यस्त इलाके में बैठ गया कि दिखाने के लिए माचिस बेच रहा था पर असल में भीख मांग रहा था। 7 घंटों तक मैं यह काम करता रहा और शाम को जब मैं घर लौटा तो यह देखकर ताज्जुब में पड़ गया कि मैंने 26 शिलिंग और 2 पेंस कमा लिए हैं। मैंने अपने लेख लिखे और इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जब कुछ समय बाद मुझे अपने दोस्त का कर्ज चुकाना पड़ गया जिसकी कीमत 25 पाउंड थी तो मैं उलझन में पड़ गया कि यह रकम कहाँ से लाऊं। पर फिर मुझे एक ख्याल आया। मैंने अपने कर्जदार से 15 दिनों की मोहलत मांगी, अपने संपादक से छुट्टी ली और यह वक्त शहर में वेश बदलकर भीख मांगते हुए बिताया। 10 दिनों में मैंने पैसे कमाकर कर्ज चुका दिया था। अब तुम सोच सकते हो कि हफ्ते में 2 पाउंड पाने के लिए कड़ी मेहनत करना मुझे कितना नागवार लगने लगा था, जबकि मैं जानता था कि थोड़े से पेंट से चेहरा पोतकर चुपचाप अपना कैप फैलाकर बैठने से मैं एक ही दिन में इतना कमा सकता हूँ। मुझे आत्मसम्मान और डॉलर के बीच काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, पर आखिर में डॉलरों की जीत हुई और मैंने पत्रकारिता छोड़ दी और उसके बाद दिनों दिन उसी कोने में बैठता रहा जहां मैं पहली बार बैठा था। मेरे बदसूरत चेहरे को देखकर लोगों को रहम आता और मेरी जेबें भरती गईं। सिर्फ एक आदमी मेरा राज जानता था। वह सवानडम लेन में एक अड्डे का रखवाला है, जहां से मैं रोज सवेरे गंदे भिखारी के रूप में निकलता और शाम को शहर के एक शरीफ इंसान के तौर पर पेश हो जाता। इस लश्कर को मैं अच्छी रकम देता था, इसलिए मैं जानता था कि मेरा राज उसके पास सुरक्षित है। खैर, बहुत जल्दी ही मैंने देखा कि मैं काफी पैसा बचा रहा हूँ। मैं यह नहीं कह रहा कि लंदन का हर भिखारी साल में 700 पाउंड कमा सकता है, पर मैं मेकअप की जानकारी से बड़े फायदे में रहा। मेरी हाजिर जवाबी भी थी, जो समय के साथ और भी निखरती गई और शहर में काफी लोग मुझे पहचानने लगे। सारा दिन मेरे ऊपर रेजगारी बरसती रहती और शायद ही ऐसा कोई बुरा दिन रहा होगा जब मैंने दिन में 2 पाउंड न कमाए हों। जैसे जैसे मैं अमीर होता गया, मेरी इच्छाएं बढ़ने लगी। मैंने एक घर खरीदा और फिर शादी की और किसी को भी मेरे पेशे के बारे में शक नहीं हुआ। मेरी प्यारी बीवी को यह मालूम था कि मैं शहर में कुछ काम करता हूँ। उसे यह नहीं पता था कि मैं क्या करता हूँ। पिछले सोमवार मैं अपना काम कर चुका था और अफीम के अड्डे के ऊपर अपने कमरे में कपड़े बदल रहा था कि मैंने खिड़की के बाहर देखा कि मेरी बीवी सड़क पर खड़ी एकटक मुझे देख रही है। मैंने हैरानी से चिल्लाकर चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। फिर अपने राजदार लश्कर के पास भागा और उसे हिदायत दी कि किसी को भी ऊपर मत आने देना। मैंने नीचे उसकी आवाज सुन ली थी, पर मैं जानता था कि वह ऊपर नहीं आ सकेगी। जल्दी से मैंने अपने कपड़े उतार फेंके और भिखारी वाले पहन लिए और अपना मेकअप करके विग भी पहन लिया। मेरी बीवी की तेज आंखें भी इस वेश को नहीं पहचान सकती थीं। फिर मुझे लगा कि मेरे कमरे की तलाशी हो सकती है और मेरे कपड़ों से मेरा राज पता चल जाएगा। मैंने खिड़की खोल दी और हड़बड़ी में अपने को फिर से उसी जगह जख्मी कर लिया जहां पर सुबह मुझे चोट लगी थी। फिर मैंने अपना कोट उठाया जिसमें मैंने उस दिन की रेजगारी भरी थी और खिड़की के बाहर फेंक दिया जहां वह थेम्स में गुम हो गया। बाकी कपड़े भी फिंक गए होते, पर तभी सीढ़ियों पर कांस्टेबलों के चढ़ने की आवाज आई और कुछ मिनटों बाद मुझे यह देखकर राहत हुई कि मुझे मिस्टर नेविल सेंट क्लेयर न मानकर मुझे उसका हत्यारा समझकर पकड़ लिया गया था। मैं नहीं समझता कि बताने को और कुछ बाकी है। मैंने ठान लिया था कि अपने वेश बदलने वाली बात जब तक हो सकेगा तब तक छिपाकर रखूंगा। यह जानते हुए कि मेरी पत्नी बेहद घबरा रही होगी, मैंने अपनी अंगूठी उतारी और सबकी नजर बचाकर लश्कर को दे दी। मैंने जल्दी से एक चिट्ठी भी लिखी कि उसको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वह पैगाम उसको कल ही मिला है। होम्स ने बताया। अरे, उसने पूरा हफ्ता कैसे बिताया होगा? उद्धरण चिन्ह। पुलिस ने इस लश्कर पर नजर रखी है, इंस्पेक्टर ब्रेडस्ट्रीट ने कहा, और मैं मानता हूं कि उसको सबकी नजर से बचाकर चिट्ठी डालने में दिक्कत हुई होगी। शायद उसने किसी नाविक को थमा दी होगी जो उसके बारे में कुछ दिनों तक भूल गया होगा। यही हुआ था, होम्स ने हामी भरते हुए कहा। मुझे जरा सा भी शक नहीं है। पर क्या तुमको भीख मांगने के लिए कभी सजा नहीं मिली? कई बार, पर एक जुर्माना मेरे लिए क्या माने रखता? पर यह सब यहीं खत्म करना होगा, ब्रेडस्ट्रीट ने कहा। अगर पुलिस को यह केस यहीं दबाना है तो ह्यू बून को मिटाना होगा। मैंने सबसे बड़ी कसम खा ली है। उस हालत में मैं सोचता हूं कि यह मुमकिन है कि आगे कोई कार्रवाई न की जाए। पर अगर फिर से तुम्हें ऐसा करता पाया गया तो सब पर्दाफाश कर दिया जाएगा। मिस्टर होम्स, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कि यह केस सुलझा दिया। काश
मैं जान सकता कि तुम किस तरह मामले की तह तक पहुंचते हो। मेरा दोस्त बोला, इस नतीजे पर पहुंचने के लिए मैंने 5 तकियों पर बैठकर ढेर सारा तंबाकू पिया। मैं सोचता हूँ, वॉटसन, कि अगर हम बेकर स्ट्रीट जाएं तो हम नाश्ते के समय तक पहुंच जाएंगे।